स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। और क्लास 12th का हम लोग सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 का पार्ट 5 है। आज हम लोग भाग 5 पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। मतलब कहने का अर्थ है चैप्टर नहीं समाप्त होगा, जो इसका हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन एक एक चीज वो खत्म हो जाएगा और कल से इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है उसको स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। तो आगे देखते हैं कि क्या उन्होंने लास्ट में क्या कहा है, उनको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है किताब में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 39 का लास्ट पैराग्राफ है नीचे से। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। यानी कि मैं जो ये बात सारा आज भाषण में बोल रहा हूं, तो इससे कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैं दल विहीन हूं। दल विहीन का अर्थ होता है कि मैं किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। और मैं इसे गलत भी नहीं मानता, क्योंकि दल से, किसी पार्टी से अगर मैं आता तो मैं केवल पार्टी के बारे में सोचता है, लेकिन मैं तो निर्दलीय हूं। मैं किसी दल के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं लोगों के बारे में सोचूंगा, लोगों के अनुसार काम करूंगा। मेरे से ये नहीं है कि फलानवा पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं तो उसके लिए काम करना है और उसी के हिसाब चलना है। मुझ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा, लोगों के हित के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूंगा। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। लेकिन केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल्य उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है, तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। मतलब कि कहते हैं कि अगर सभी दल, सभी लोग ये सोचना शुरू कर दें कि हम पार्टी की भलाई ना करके लोगों की भलाई करें, लोगों के लिए काम करें, तो एक ऐसा समय आएगा कि किसी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस लोगों का कार्य इसी तरह होता जाएगा और सच्चे मायने में लोकतंत्र तभी आएगा जब स्टेटलेस सोसाइटी का अर्थ है बिना राज्य का समाज, शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। अगला पैराग्राफ है, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा, तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। मतलब कई लोगों को यह डर है कि जब कोई पार्टी, मतलब देखिए क्या होता है ना कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो वहां पे सरकार गिरने का चांस ज्यादा बना रहता है। जैसे बिहार में हमेशा जो पार्टी बनी है ज्यादातर, तो उसमें 2 पार्टी मिलकर ही सरकार बनाती है। जैसे इस समय इसमें बीजेपी और जदयू मिलकर सरकार बनाई है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार गिरने का और चुनाव बार बार होने का एक डर बना रहता है। जैसे कि पिछले कुछ 5 सालों में आपने देखा होगा कि जदयू यानी नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी में थे, फिर वहां से सरकार गिराकर वे श्री लालू प्रसाद यादव जी यानी कि राजद के जो सुप्रीमो हैं उनके साथ मिल गए, फिर सरकार बनी। फिर उनमें से निकल करके वो बीजेपी यानी नीतीश कुमार फिर उनसे जाकर मिल गए, फिर सरकार गिरा, फिर सरकार बना। तो 2 पार्टी जब भी सरकार मिलकर बनाती है तो सरकार गिरने का डर हमेशा बना रहता है और चुनाव होने का डर बना रहता है। आगे है, विधानसभा के विघटन से, विघटन मतलब होता है टूटना, विघटन मतलब क्या होता है? टूटना। और विधानसभा का अर्थ होता है जहाँ पे विधायक लोग रहते हैं ना, उसको विधानसभा कहा जाता है, जहाँ पे मीटिंग चलता है। संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। पुनर्निर्वाचन का अर्थ होता है फिर से चुनाव कराया जाएगा।
इसलिए प्रश्न उठता है, जैसे कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि उसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिशें थोड़े ही लोगों ने की है। मतलब ये चाहते हैं कि बार बार चुनाव न हो, क्योंकि बार बार चुनाव होने से क्या होता है, सरकार का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर वो पैसा लोगों पे खर्च किया जाए तो देश का काफी तरक्की होगा, विकास होगा। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। देखिए, बहुत अच्छा इनका सोच था कि चुनाव हमें बार बार नहीं कराना चाहिए, एक निश्चित टाइम फिक्स करना चाहिए और उसी निश्चित टाइम के अंतर्गत चुनाव कराना चाहिए, ठीक है ना। ताकि इससे क्या होगा कि चुनाव जो बार बार होता है उसमें जो पैसे खर्च वो बर्बाद नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं 2005 की बात है, चुनाव हुआ जिसमें किसी भी पार्टी का मतलब सीट नहीं आ पाया किसी का कि सरकार बन सके। तो उस समय आप लोगों ने नाम सुना होगा रामविलास पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनके पास कुछ ऐसे सीट थे कि अगर वो जिससे मिल जाते, नीतीश कुमार से मिलते, तो उनकी सरकार बन जाती, या लालू प्रसाद यादव से मिलते तो उनकी सरकार बन जाती। लेकिन वो किसी से नहीं मिले, जिसके चलते सरकार नहीं बनी। फिर सरकार गिर गई और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर से चुनाव हुआ। तो समझिए इसके बीच में कितनी परेशानियां आई हैं। फिर से चुनाव हुआ, फिर लोग परेशान हुए, फिर खर्चा लगा। तो इससे देश का विकास रुक जाता है, जिसको जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए। मेरा, अब देखिए, अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। यानी मैं जो आंदोलन कर रहा हूं ना, तो कितना लोग अर्थ ये भी समझते हैं कि मैं छात्रों का सहारा लेकर, लोगों का सहारा लेकर मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं सरकार बनाना चाहता हूं, मैं पावर में आना चाहता हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं कोई बात नहीं कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना, संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि बस लोगों का अधिकार कहाँ तक है कि 5 साल होगा, उसके बाद आप वोट दे दीजिए, उसके बाद उस प्रतिनिधि पर जिसको आपने वोट दिया कोई अधिकार नहीं, वो आपका बात नहीं सुनेगा। सही बात है, हम लोग जिसको वोट देते हैं, जीतने के बाद तो कोई बात सुनता है, जल्दी भाव करने लगता है सब। क्या है अधिकार हमारे पास, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग वोट देके बनाते हैं कि हमने इनको वोट देकर बनाया और ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हम लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियां, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसका भाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता। मतलब कि सब बात के अलावा यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वोट तो दे देते हैं, चाहे कोई नेता हो, कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, उस पर हमारा कोई अधिकार रह जाता है चुनाव के बाद, नहीं रह पाता है। सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उसको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। हाँ, विधायक चाहे कोई भी नेता डरता है क्या कि अगले बार कहीं लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी लोग जानता है कि कुछ पैसा दे दो, डरवा दो, खिला दो, पिला दो, लोग मान जाते हैं। उनको भी ये पता है। मुखिया क्या करता है कि 5 साल तक पूरा लूटेगा, आपका बात नहीं सुनेगा, आपसे घूस लेगा तो कोई काम करेगा। जैसे ही चुनाव आएगा, 4-5 महीने पहले से आपका सबसे बड़ा हित बन जाएगा। वो जानता है कि लोगों को बस थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ, 2-4-500 खर्चा करो हर आदमी में, लोग वोट दे देते हैं। तो हम लोगों में भी कमी है कि हम लोग उस समय भूल जाते कि यही वो आदमी है जो 5 साल हमारा बात नहीं सुना है, और फिर थोड़ा सा पैसा खर्च किया, फिर उसी को हम लोग चुन लेते हैं। तो गलती तो हमारी भी है।
अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी अंतर संघर्ष और जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। मतलब कि कहते हैं कि जब भी चुनाव हो तो हर अपने एरिया के कुछ लोगों को मिल करके अपना एक उम्मीदवार लोगों के द्वारा चुनना चाहिए कि ये फलानवा आप चुनाव लड़िए। ये नहीं कि ये चुनाव लड़ गया है तो चलो इसको वोट दे देते हैं, नहीं, खुद लोगों को मिलकर एक अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जिस जो लगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है और उसी को वोट देकर जिताना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो लोगों के बीच में रहेगा और लोगों के लिए काम करेगा। अब आता है कोई कहीं से भी चुनाव लड़ता है, उसको हम वोट दे देते हैं, वो जीत जाता है, फिर उससे कभी मुलाकात नहीं होती है, तो फिर हमारा काम कैसे हो सकता है। हाँ, अथवा उम्मीदवार खड़े किए जाए, उनमें से किसी को मान्य कर, यदि समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। यानी कि लोग अगर इस तरह अपना एक नेता चुन ले, बिना चुनाव का ही काम हो जाए, तो क्या जरूरी है चुनाव कराने का और पैसा खर्च करने का। लोग आखिर लोग ही ना वोट देते हैं किसी को तो जीतता है। पहले ही से लोग चुन ले, फलाना मेरा ये रहेगा, फलाना मेरा ये रहेगा, जो भी अच्छा लगता है। बात पैसे का या सारा चीज का कहानी खत्म हो जाएगा। सरकार का जो पैसा लगता है वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। मतलब कि जो भी चुनाव जीते तो ये समिति जो बना है उस पर ध्यान रखे जी काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है तो उसको समझाए और बताए कि अगली बार तुमको हटा दिया जाएगा और हटा भी दिया जाना चाहिए, तब जाके वो आदमी डरेगा और काम करेगा। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। अगर वो बात नहीं मानता है तो उसको इस्तीफा दिलवाएगी वो समिति, फिर से किसी और को बनाएगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और नीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही, साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध ये समितियां करेंगे और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्य अन्यायों को भी रोकेंगे। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो मतलब इनका यही कहना है कि हम जिसको वोट दें सोच समझ के दें, ऐसा ना दे दे कि हमें 5 साल तक क्या होना पड़े, पछताना पड़े। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, किसी को भी वोट दे देते हैं थोड़े से लालच में, तो लालच में न पड़ के एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। तो बस यहीं पे उनका भाषण ये खत्म होता है। कल इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।